नए साल में खतरनाक मोड़ ले सकता है रूस। एक ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको बता दें, ये यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है। दबाव में आए पुतिन ले सकते हैं बड़ा फैसला। पश्चिम ने दबाव बढ़ाया तो रूस होगा और आक्रामक। अपने दोस्त देशों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं पुतिन। तो जो पोजीशनिंग हो रही है इस वक्त रूस की, वो और खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुकी है। और साल का आज आखिरी दिन है। 2022 में ये जंग शुरू हुई थी। इस जंग को ये जंग शुरू हुई फरवरी में, उसके बाद से ही हालात ऐसे हो गए कि पुतिन ने यकीन नहीं किया था कि यूक्रेन इस हद तक लड़ेगा और यूक्रेन की स्ट्रैटेजी उसको शहमात देने की होगी। फिलहाल आपको बता दें कि अब कैसे पुतिन लगातार ये स्ट्रैटेजी रच रहे हैं कि आने वाला साल और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है यूक्रेन के लिए, न सिर्फ यूक्रेन के लिए। आइए सबसे पहले ब्रीफ में आपको समझाते हैं कि रूस यूक्रेन वॉर में ख़त्म हो रहे साल में क्या हुआ और नए साल में क्या आशंका नज़र आ रही है। आइए बिग वॉल के ज़रिए जल्दी से कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये साल कैसा रहा। 2022 में क्या हुआ, देखिए 2022 में क्या हुआ। पुतिन के अनुमान गलत पड़ गए। 2023 में क्या आसार होंगे, बैकफुट पर आए पुतिन और ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। अब देखिए आगे, उम्मीदों से काफ़ी लंबा युद्ध चल गया। जैसा कि मैं जिक्र कर रही थी कि 2022 में उम्मीद नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, लेकिन इतना लंबा चल गया। अब 2023 में क्या आसार है, युद्ध का दायरा बढ़ने की पूरी आशंका है। यानी आने वाला साल भी और ज़्यादा भीषण हो सकता है युद्ध के लिहाज से। यूक्रेन को अप्रत्याशित मदद, ये भी 2022 में हुआ। हमने देखा कि अलग अलग मुल्क यूक्रेन को मदद करते हुए नजर आए, जिसमें पश्चिम देश ज़्यादा शामिल थे। 2023 में अब इसका असर क्या होगा कि अमेरिका विरोधी खेमा बन सकता है। ये जो मुल्क है जो अमेरिका से नफरत करते हैं, वो एक तरफ हो सकते हैं पूरी तरह से। कहीं ना कहीं विश्व पर असर हुआ है 2022 में। पूरी दुनिया का जो सेंटर है वो इस युद्ध में जाकर जुड़ गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर बदलने के पूरे संकेत हैं 2023 में, ये भी बड़ी बात है। अब यूरोप में भीषण एनर्जी संकट छाया रहा। पूरे साल भर आपने देखा कि किस तरह यूरोप जूझता रहा। 2023 में इसका परिणाम क्या होगा, असर क्या होगा, यूरोप की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ेंगी। ये जो बिजली गुल हो रही है, क्राइसिस हो रहे हैं, इससे और ज़्यादा यूरोप की जो क्षमता है वो घटेगी। तो हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह का ये साल रहा युद्ध के लिहाज से और 2023 में आगे क्या देखा जाना चाहिए। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट का पैनल इस वक्त मौजूद है। दीपक वोहरा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजदूत। हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। मेजर जनरल रिटायर्ड राजन कोचर साहब भी जुड़े हैं हमारे साथ। रविंद्र सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हैं, फॉरेन एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ओपी तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। नेवी कमांडर रिटायर्ड राजीव सरदाना साहब अब हमारे साथ जुड़े, रक्षा विश्लेषण के तौर पर वो हमें बताएंगे। और मंतोष शर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे कैलिफोर्निया से। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, मैं अपने सहयोगी रवि मिश्रा के पास चलूंगी। रवि, बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का रुख करते हैं। यूक्रेन ने ऑपरेशन क्रीमिया की प्लानिंग फाइनल कर ली है। बड़ी खबर इस वक्त की, यूएस आर्मी के पूर्व जनरल का ऑपरेशन क्रीमिया पर दावा। क्रीमिया पर कब्जे के लिए यूक्रेन की सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है। 2023 की शुरुआत में क्रीमिया पर कब्जे की जंग शुरू हो जाएगी। तो देखिए, साल के आखिरी दिन क्रीमिया को लेकर यह खबर आ रही है। और क्रीमिया को लेकर जिस तरह से ज़ेलेंस्की दावा करते रहे साल भर, क्या 2023 में वो दावे सही साबित होंगे? इस खबर की माने तो लगता है कि ऐसी योजना है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। सचदेवा सर, पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि एक विश्लेषक के तौर पर आप इसे कैसे देखते हैं? क्रीमिया इतना सेंसिटिव बना रहा क्या 2022 में, और 2023 में क्या एक बड़ी वजह बनेगा एक बड़े जंग की? थैंक यू। देखिए, अभी आप जैसे कह रहे हैं कि 2023 में अगर पुतिन कॉर्नर हो गए, बैकफुट पे हो गए, तो कुछ मेजर रिवर्स करेंगे। अब वो सिचुएशन कब आएगी पुतिन के लिए, जब उन्हें लगेगा कि हम पूरा कॉर्नर हो चुके हैं। क्रीमिया पे अगर अटैक होता है और सक्सेसफुल होता है, तब तो विदाउट डाउट रशिया और पुतिन बहुत बुरी तरह से भड़क जाएंगे, क्योंकि तब उनका पूरा जो भी वर्चस्व है
सारा चैलेंज ही नहीं हो जाएगा। क्रीमिया ब्रिज पर सिर्फ अटैक हुआ था, तब हमने पुतिन का रिएक्शन देखा था। वो तो क्रीमिया को लेकर अगर कोई बड़ा युद्ध होता है तब क्या होगा? तब क्या वर्ल्ड वॉर हो जाएगा? देखिए, ब्रिज अटैक तो छोटा अटैक था, परंतु अगर हम कहेंगे क्रीमिया के लैंड मास पे यूक्रेनियन आर्मी आ जाएगी, तब तो रशिया को अब गेम चेंजर रशिया। बिल्कुल रविंदर सर, बिल्कुल सर। और ये जो लगातार पुतिन तरफ से वार्न भी किया गया कि अगर उसकी अस्मिता पर आता है कोई भी, अगर उस पर हमला होता है तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर से ज्यादा परमाणु वॉर पर भी जाएगा। मंतोष शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं कैलिफोर्निया से लाइव। मंतोष जी, मेरा सवाल आपसे है, पुतिन ये बार बार बोल रहे हैं अगर उसके अस्मिता पर आता, अगर उसके इलाके पर हमला होता है तो फिर परमाणु हमला हम करेंगे, इसके बारे में भी कोई मुगालता ना रखे। और यहां पर तो बात यूक्रेन कर रहा है ऑपरेशन क्रीमिया की, कितना विध्वंसक युद्ध हो सकता है ये? अगर उस लेवल पे जाएगा तो विध्वंसक युद्ध होगा, इसमें कोई दो शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आपको माननी होगी कि पुतिन जो बोल रहे हैं ये कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं। लास्ट 8 मंथ से ऐसा रिटोरिक वो बोलते आ रहे हैं। सबसे बड़ी घटना ये हुई है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यूएस आए, यूएस ने उनका स्वागत किया, यूएस ने उनको कैपिटल में बोलने का मौका दिया। दैट शोज कि वॉर यूएस के दरवाजे पे आ गया है। और अभी जो स्टेलमेट है, इसके आगे का जो वॉर कैसे होना है, उस स्ट्रेटजी में वेस्टर्न पावर एंड पर्टिकुलरली यूएस इज गोइंग टू बी वेरी इन्वॉल्व्ड। वेरी ओपनली मैसेजिंग एस्पेक्ट था जो लास्ट मंथ प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की का जो विजिट यूएस था, दैट इज द परसेप्शन। सो व्हाट दे आर गोइंग टू डू, द नेक्स्ट स्टेप इन माय ओपिनियन इज गोइंग टू प्लान फॉर ऑफेंसिव। सो फार इट वाज लॉट ऑफ ऑन द डिफेंस, ये स्टेलमेट के बाद ऑफेंसिव, एंड वो स्ट्रेटजी में वेस्टर्न पावर स्ट्रेटजी में इन्वॉल्व है। तो मेरा जो पॉइंट है कि पुतिन की जो बात है वो अब रेटोरिक है। ठीक है, अगर लाइन ठीक है। और आपने एक परसेप्शन की बात की, तो इतने लंबे युद्ध लगभग 1 साल होने को जा रहा है, एक परसेप्शन तो बन ही गया है कि पुतिन को रोका जा सकता है। पुतिन की जो छवि है उसको इस परसेप्शन से नुकसान होता दिखाई दे रहा है। क्या उस छवि को बनाएंगे 2023 में वापस ठीक करेंगे? और देखिए, इस पर हम बातचीत करेंगे। इधर रूस यूक्रेन वॉर जोन में 2022 में जो कुछ हुआ, आपने उसकी खास बातें देखी। नए साल यानी 2023 में क्या हो सकता है इसका अनुमान देखा। हम पहले की तरह ही दुनिया पर असर डालने वाली इस सबसे बड़ी खबर की हर बारीकी आप तक नए साल में भी पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि TV9 भारतवर्ष दुनिया का पहला न्यूज चैनल था जिसने 2022 में 24 फरवरी से जंग शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि युद्ध को कोई नहीं टाल सकता, यह युद्ध होगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि 2022 में हम कितनी विस्तृत और एक्सक्लूसिव कवरेज आपके लिए लेकर आए और किस तरीके से हमने आप तक एक एक खबर पहुंचाई। तो TV9 भारतवर्ष वॉर की 360 डिग्री कवरेज करता रहा। पहला चैनल था TV9 भारतवर्ष जो यूक्रेन के वॉर जोन में पहुंचा। सदी की सबसे बड़ी वॉर कवरेज हमने आपको दिखाई, बड़ी घटनाओं का सबसे पहले अनुमान आपके सामने रखा। बड़े हमलों के दौरान ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर्स लगातार मौजूद रहे। TV9 भारतवर्ष ही सबसे पहले मॉस्को में दाखिल हुआ। पूरे यूरोप से सिर्फ TV9 ने ही रिपोर्टिंग की और लगातार आप तक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स पहुंचाता रहा। अमेरिका, यूरोप की प्लानिंग हमने एडवांस में आपके सामने रखी, दुनिया के सामने रखी। दुनिया पर संभावित असर सिर्फ सबसे पहले हमने बताए, हमने दिखाए। पर्दे के पीछे से चीन के रोल को हमने एक्सपोज किया। 2022 में ये सारी बातें रही। दीपक वोरा सर, सबसे पहले यही सवाल मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये रखना चाहूंगा कि 2022 में जो कुछ भी हुआ, TV9 भारतवर्ष के दर्शकों ने TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव देखा। 2023 को लेकर आपका क्या अनुमान है? क्या ये वॉर अगले 2 महीनों में एंड करने वाला है, आपको लगता है, या फिर ये एक्सटेंड करने वाला है? लड़ाई लंबी है, लड़ाई जारी रहेगी। आभारी हूं आपका, आपने मौका दिया है आपके शानदार चैनल पर शरीक होने का। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। भारत में तो सब लोग ये जानते हैं और आपके एंकर्स भी कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। मेरे साथ जो विशेषज्ञ हैं पैनल पर, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं, उनका ज्ञान मुझसे कहीं ज़्यादा है। ये जो जंग इस समय चल रहा है, ये अब धमाका धमकी जंग बन के रह गया है। एक तरफ धमाके होते हैं यूक्रेन में, रूस में होते हैं, बेलारूस में कहते हैं हमने एक यूक्रेनियन मिसाइल को शूट डाउन किया, और फिर धमकियाँ आती हैं। वो बुजुर्गवार जो वाशिंगटन में बैठे, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, क्योंकि कल 1 तारीख से कांग्रेस का कंट्रोल उनके हाथ से चला जाएगा, दूसरी पार्टी के पास जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं उन्होंने क्या करना है।
धमकियां खूब देते हैं। पुतिन साहब भी धमकियां देते हैं, ज़ेलेंस्की साहब तो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देंगे। सब कुछ हम देख रहे हैं, लेकिन ऑन द ग्राउंड सर जो सिचुएशन है वो आप जानते हैं किस तरह से रूस ताबड़तोड़ मिसाइल वहां फेंक रहा है। यूक्रेन कुछ कर नहीं पा रहा। अब उनके राष्ट्रपति कहते हैं कि कल से 1 जनवरी से शायद पूरा अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल खत्म हो चुका है। वोरा साहब, आप जो कह रहे हैं कि अगर ठीक है ये परसेप्शन की लड़ाई है, इस पर हम चर्चा करेंगे, और जैसा कि मंतोष शर्मा ने भी कहा कि अब ये डिफेंसिव से ज़्यादा ऑफेंसिव परसेप्शन है कि जो बदला लेने वाली कार्रवाई है वो ज़्यादा होगी। मैं आऊँगी, राजन कोचर भी हमारे साथ है, उनके पास आऊँगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। लेकिन एक बड़ी बात ये बता दें कि हम आपको लगातार बता रहे हैं TV9 भारतवर्ष 2022 में वॉर जोन के एक एक हिस्से में गया और हर अपडेट आप तक पहुंचाई TV9 भारतवर्ष ने। और इस नए साल में हमने कई रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाई जो 2022 में घटा है, जो इस वॉर जोन में घटा है, उसकी एक एक नब्ज हमने आप तक पहुंचाई। और हमारे रिपोर्टर्स ने 2022 के दौरान वॉर कवरेज किस तरह से की है इस पूरे साल भर, जब युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद साल भर दिसंबर तक किस तरह की हमने आप तक कवरेज पहुंचाई है। एक निगाह डालते हैं इस पर। क्या होता है किसी शहर का मुर्दा हो जाना। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जो आज दुनिया में मुर्दा हो चुका है। जी हाँ, ये शहर है मारियोपोल। कभी यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 48 घंटे पहले इस पर रूस ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। और TV9 भारतवर्ष की टीम उसी चर्चित शहर में मौजूद है जहां पर रूस यूक्रेन की जंग 3 महीने तक चली थी। और हम इस समय रूसी आर्मी की मदद से यहाँ पहुँचे हैं। बारिश हो रही है, वो आप देख सकते हैं। इस शहर में बस के जरिए हमें पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया। और लगभग 4.5 लाख की आबादी वाले इस शहर में अगर 50,000 से 1 लाख घर होंगे तो शायद 1-2 भी ऐसे घर मुझे अब तक नहीं दिखे जिसमें आप कह सकते हो कि वहाँ पर कोई आदमी 24 घंटे या 48 घंटे बिना किसी दिक्कत के रह सकता है। हम आपको दिखाते हैं वो सारा लोकेशन। देखिए, ये इलीच प्लांट है। ये बताया गया है कि यहाँ पर स्टील प्लांट रहा होगा या कोई मेटल का प्लांट है। यहाँ पर पहले 200-300 मरीन यहाँ रहे थे, उनको खाली कराया गया था। आप आसपास के लोकेशंस को देखिए। यहाँ पर कुछ इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग हैं, रूसी आर्मी के लोग हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, उनकी गाड़ियाँ और आसपास भी देख सकते हैं। लेकिन हम आपको दिखाने जा रहे हैं तबाही की वो तस्वीरें, बर्बादी की वो तस्वीरें जो इस शहर में आपको कहीं भी जाएं आपको हर जगह दिखेगा। ऐसा लगता है जैसे एक एक ईंट पर, एक एक पत्थर पर गोले के या बारूद के निशान हैं। तो 2023 में क्या होने वाला है, कितना विध्वंसक ये वॉर जोन होने वाला है, इस पर हमारे तमाम एक्सपर्ट्स, डिप्लोमेट्स बने हुए हैं। लेकिन इस बीच एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हमारी टीम उस ज़ापोरिज़िया में भी दाखिल हुई जहां पर भीषण वॉर और रेडिएशन के खतरे की वजह से उस वक्त कोई जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आप देखिए रिपोर्ट। TV9 भारतवर्ष पहला भारत का ऐसा न्यूज चैनल बन गया है जो ज़ापोरिज़िया पहुंचा है, विशेष तौर पर तब जब IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जिसने चिंता व्यक्त की है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर, उसके चिंता व्यक्त करने के बाद में। और मैं इस समय मौजूद हूँ ज़ापोरिज़िया के ठीक बीचों बीच बहने वाली निप्रो नदी के किनारे। और क्योंकि एक पूरा एरिया लगभग 40 से 50 किलोमीटर का जो एरिया है ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास का, वहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी के चलते, क्योंकि रशियन कंट्रोल है उस ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर, साथ ही वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो यूक्रेनियंस हैं और बहुत ज़्यादा शेलिंग हो रही है, इसलिए 40 से 50 किलोमीटर दूर एक बैरिकेडिंग के ज़रिए हर तरफ से यूक्रेनियन आर्मी ने उस प्लांट के आसपास में सभी को रोक दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको देखकर इस बात का अंदाज़ा लगेगा कि कितना मुश्किल हो रहा है, चाहे वो रशियन आर्मी हो, यूक्रेनियन आर्मी हो या फिर कोई मीडिया या फिर कोई आम आदमी। तो आपने रिपोर्ट्स देखी जिस तरह से करुण आप बता रहे थे कि 2022 में एक एक हिस्से में कैसे TV9 भारतवर्ष गया है। हमारे साथ गेस्ट का भी एक बड़ा पैनल है जो ये बता रहा है कि जो 2022 की लड़ाई थी क्या वो अब जारी रहने वाली है 2023 में भी, और जारी तो रहेगी, क्या वो और ज़्यादा भीषण होने वाली है। मेजर जनरल राजन कोचर, आप क्या कहेंगे, आप किस तरह से आगे 2023 को प्रिडिक्ट कर रहे हैं?
क्या ये लड़ाई ऑफेंसिव ज्यादा होगी, बदले की कार्रवाई वाली ज्यादा होगी, तो फिर और ज्यादा भीषणता देखने को मिलेगी? देखिए, जो भी वॉरफेयर होता है उसमें रिवेंज एलिमेंट नहीं होता है, उसमें एक आपका ऑपरेशनल एम होता है कि आप अपने आप को क्या हासिल करने के लिए निकले हैं। और 2023 की जो लड़ाई है वो आप देखेंगे कि उसमें अभी एग्रेसिव इंटेंट और बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से यूक्रेन को मिलिटराइज किया जा रहा है वो रशिया को एक्सेप्टेबल नहीं होने वाला है। और आपने अभी पुतिन की कुछ स्टेटमेंट्स में भी आपने देखा होगा और एनालाइज किया होगा कि वो टॉक्स चाहते हैं, ठीक, पर अपनी कंडीशंस में वो टॉक्स चाहते हैं। और जब वो अपनी कंडीशंस रखते हैं टॉक्स की, तो वो यूक्रेनियंस को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब तक ये स्टेलमेट रहेगा। बिल्कुल राजन कोचर सर, और ये हम देख रहे हैं पिछले 10 महीने से जब भी टॉक्स की बात हो रही है, मीडिएशन की बात हो रही है, कंडीशंस जो सामने आ रही है वो अनएक्सेप्टेबल है दोनों पार्टीज को। हमारे सहयोगी विपिन चौबे की ये रिपोर्ट है जिसमें आप समझ पाएंगे कि कैसे हमारी टीम उन जगहों पर रियल टाइम में भी मौजूद थी जहां हमले हो रहे थे। यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध में दर्जनों ऐसे रिहायशी इलाके हैं जहां पर जमकर बमबारी की गई है। हम इस वक्त यूक्रेन के होस्टमेल एयरपोर्ट के पास अजोरा गांव में मौजूद हैं और इस गांव में रशियन आर्मी ने जमकर बमबारी की है। यह बमबारी कितनी भयानक थी, इसकी त्रासदी को दिखाने के लिए हम उतर चुके हैं एक ऐसे गड्ढे में जहां पर बम गिराया गया। यह एक रिहायशी मकान था और मकान तो यहां पर उड़ गया पूरी तरह से, उसके परखच्चे उड़ गए, लेकिन कितना बड़ा गड्ढा हुआ उस बम की वजह से वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, लगभग 20 फीट गड्ढा गहरा और लगभग 20 बाई 30 बाई इस तरह से 20 बाई 30 का ये गड्ढा हो चुका है। और इसी गड्ढे के अंदर उतरकर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना शक्तिशाली ये बम रहा होगा। अब इस गड्ढे से मैं बाहर निकलता हूं और इस इलाके में इस बम की वजह से जितना बड़ा गड्ढा हुआ, गड्ढे के बाद कितना ज्यादा नुकसान हुआ वो दिखाने की हम आपको कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जिस जगह पर यह बम गिराया गया, ये एक बड़ा रिहायशी मकान था बेहद रसूखदार व्यक्ति का, और इस मकान को टारगेट करके, क्योंकि यहां से यूक्रेनियन आर्मी का ट्रक गुजर रहा था और उसको निशाना बनाने के लिए यह हमला किया गया। जिस हमले के बाद सबसे पहले यह गड्ढा दिखाइए, इतना बड़ा गड्ढा हुआ और उसकी वजह से यह पूरा मकान जमींदोज हो गया। जी, और देखिए हमारे साथ तमाम खास पैनल मौजूद है इस वक्त। संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे, एक तरफ ऑपरेशन क्रीमिया यूक्रेन की तरफ से और ऑपरेशन 24 फरवरी रूस की तरफ से, किस तरफ जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं दो बातें साफ करना चाहता हूँ। ये लड़ाई वर्चस्व की लड़ाई है। पहली बात कि जो राजनीतिक वर्चस्व और सैनिक वर्चस्व की लड़ाई है, क्योंकि आर्थिक जो वर्चस्व है वो तो कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसीज हैं, वो समझ चुका है दुनिया की एक तरफ झुकाव नहीं है, डिपेंडेंसीज हैं तो नहीं चलेगा। राजनीतिक वर्चस्व में जो पोलराइजेशन आज भी हो रहा है पूरे विश्व में, कि जो लिबरल डेमोक्रेसीज है, अमेरिका लेड वर्ल्ड है और एंटी अमेरिका जो डिस्कोर्स एक अल्टरनेटिव क्रिएट किया गया है। आज के अखबार में भी देखिए, आज का सारा न्यूज़ देखिए कि चाइना, रशिया और ईरान कैसे मोबिलाइज हो रहे हैं। ये राजनीतिक वर्चस्व है, ये लड़ाई चलेगी, 2023 में भी चलेगी। बात यहाँ पे आ रही है जो आप पूछ रहे हैं कि सैनिक वर्चस्व। देखिए, रशिया जो स्लोविक रीजन है उसमें नहीं चाहेगा कि कोई दूसरी ताकत, चाहे वो अमेरिका हो या वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप हो, उसमें स्लोविक रीजन में अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाए। और लड़ाई 24 फरवरी को वहीं से शुरू हुई थी और आज भी लड़ाई वहीं रुकी हुई है कि जो नाटो का प्रभाव है, जो स्लोविक रीजन है, जिसमें आप क्रीमिया कहिए, चाहे यूक्रेन कहिए, चाहे आप बेलारूस कहिए, सारा जो क्षेत्र है, इसमें रशिया नहीं चाहेगा कि कोई भी सैनिक वर्चस्व बढ़े। और उसमें जो लामबंद हो रहे हैं वो कंट्री और अभी शिकायत किया कि चीन रशिया के साथ एक तरीके से इनडायरेक्टली खड़ा हुआ नजर आ रहा है। और ये जो नजदीकी है भारद्वाज सर, जो आप बता रहे हैं चीन और रशिया की, ये थोड़ी और ज्यादा खटक सकती है नए साल में और ये और ज्यादा स्ट्रैटेजिकली मजबूत हो सकती है। कैसे TV9 भारतवर्ष उस हंगरी यूक्रेन बॉर्डर पर पहुंचा था जहां हालात कई वजहों से बेहद कश्मकश वाली थी। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है ज़होन में। ज़होन बॉर्डर चेक पॉइंट है हंगरी और यूक्रेन के बीच। ज़होन में इस बॉर्डर चेक पॉइंट के उस ओर जो आपको जगह दिखाई दे रही है वो है यूक्रेन, वो जगह जहां पर इस वक्त बम, गोला बारूद, मिसाइल दागे जा रहे हैं, जहां हर तरफ विध्वंस दिखाई दे रहा है। इस बॉर्डर से ही, इस चेक पॉइंट से ही यूक्रेन से आ रहे लोग
दाखिल होते हैं हंगरी के अंदर, चाहे उसमें फिर भारतीय छात्र शामिल हों या फिर तमाम और देशों के नागरिक या यूक्रेन के नागरिक जो बॉर्डर क्रॉस कर सुरक्षा के लिए इस ओर आ रहे हैं, यानी हंगरी में आ रहे हैं। मेरे पीछे जो आपको बस दिखाई दे रही है, इस बॉर्डर चेक पॉइंट पर से पहले बस में उन्हें बिठाया जाता है, बस के जरिए ही इस ओर लाया जाता है, या फिर ट्रेन रूट भी एक है, ट्रेन के जरिए भी आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं और ज़होन में आते हैं और फिर यहां से आगे की ओर जाते हैं। TV9 भारतवर्ष पहुंचा है यूक्रेन हंगरी के बॉर्डर पर। तो लगातार रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, वो रिपोर्ट्स जो TV9 भारतवर्ष आपके लिए 2022 में ग्राउंड जीरो से वॉर जोन से लेकर आया था। AVM तिवारी सर, ये जो स्थितियां हमने देखी हैं 2022 में, आखिरी दिन भी तो वही हालात हैं। चीन और रूस बातचीत कर रहे हैं और 69 मिसाइल्स और ड्रोन अटैक यूक्रेन पे पुतिन ने कर दिए। देखिए रवि, ये जो यूक्रेन और रशिया का, जैसे अभी बोरा साहब बता रहे थे, अभी जो वॉर है ऑफेंसिव, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं चल रहा। मैं समझाना चाहूँगा क्या बात है। देखिए, इट इज एक्शन और रिएक्शन हो रहा है काफ़ी दिनों से। पहले रशिया ने रियलाइज़ कर लिया कि जहाँ तक वो रिटेन कर सकता था वहाँ तक उसने विड्रॉ कर लिया। कीव, खार्किव से सबसे विड्रॉ करके उसने स्ट्रॉन्ग बेस बना लिए जहाँ से वो अपने आप को बचा सकता है। दूसरी बात, जब भी यूक्रेन की तरफ से एक छोटा सा हमला होता है, मे बी क्रीमिया ब्रिज हो या एयर बेस पर अटैक हो, उसका रिटेलिएशन 2 या 3 दिन के बाद रूस पूरे जोर से करता है ताकि विश्व को एक इंडिकेशन मिले। ये पैटर्न हम पिछले 3-4 हफ्ते से हम देखे जा रहे हैं। ये बेसिकली अपना ऑफेंसिव उस तरीके से वॉर नहीं चल रहा। अगर वॉर खींचेगा भी तो इसी तरीके से चलता रहेगा और रुकने की संभावना तभी होगी जब अमेरिका या जेलेंस्की रियलाइज करेंगे। पहली बात बताना चाहूँगा, नाटो देश में देखिए, एक तो USA है, दूसरा यूरोप के जो एडवांस कंट्रीज हैं उन्होंने भी रियलाइज कर लिया कि हमारी इकोनॉमिक बाकी स्थिति खराब हो रही है, खाली अमेरिका का ही इंटरेस्ट ऊपर चले जा रहा है। नाटो में कई अलग कंट्रीज और लेकिन सवाल यही है तिवारी सर, सवाल तो यही है कि नाटो में अगर सबसे शक्तिशाली मुल्क हो, ये लगता नहीं है कि वॉर अभी रुकनी चाहिए या फिर बातचीत के आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या अनंत तक ये युद्ध जाता हुआ नजर आएगा? एक और बड़ी खबर, TV9 की टीम वॉर के साथ साथ इससे जुड़े मानवीय पहलुओं की भी रिपोर्ट बारीकी से लगातार आपके सामने रख रही है। आप देखिए, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर से गौरव अग्रवाल की रिपोर्ट। गौरव अग्रवाल ने यूक्रेन छोड़ रहे लोगों की मुश्किलों को बेहद करीब से समझा। वक्त मेडिक बॉर्डर पर हूं और यहां पर पोलैंड की साइड ये एक शेल्टर कैंप बनाया गया है जहां यूक्रेन से आए तमाम शरणार्थी हैं। ये एक यहां पर गैस हीटर है जिसको आप देख सकते हैं यहाँ रखा गया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। मदन, ये विजुअल दिखाइए। और यहाँ पर बच्चों को देख सकते हैं आप, परिवार वालों को देख सकते हैं, उनको यहाँ पर खाने पीने का सामान दिया गया है। वहाँ यहाँ आराम कर रहे हैं ताकि यहाँ से फिर आगे बढ़ें। और यहाँ पर तमाम यूक्रेनी शरणार्थी हैं। आर यू फ्रॉम यूक्रेन? Hello, yes, I'm from Ukraine. What's your name? Elvira. Elvira. Hi Elvira, this is Gaurav from India. And I just want to know from where you are coming in Ukraine. I'm from Kiev. Kyiv, Yes. the capital city. Yes, yes. As we got to know that there's a lot of bombarding is happening there. What is the current situation there? Do you have any idea? We have to arrive here because in Kiev are not safe yet at our home, and my father take us from Kiev. तो लोगों ने बहुत त्रासदी देखी है इस वॉर के शुरुआत होने के बाद। राजीव सरदाना जी भी हमारे साथ है, कमांडो रिटायर्ड। सरदाना सर, आप कैसे देखते हैं 2023 को, अगर युद्ध के लिहाज से देखें तो? देखिए, जब तक अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार देना या हथियार बेचना नहीं बंद करेंगे तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। रशिया अपने जो डीमिलिटराइज करने के पर्पस से जिन्होंने ये शुरू हुआ स्पेशल ऑपरेशन, जहां से जब तक वो पूरा नहीं होगा रशिया नहीं रुकेगा। और जो उन्होंने कहा था कि पुतिन को हराने के लिए तो ऐसा करेंगे ही पश्चिम देश, यूक्रेन को हथियार जारी रखेंगे। वो अपने हथियार ही तो बेच रहे हैं और उन्होंने यूक्रेन को मोहरा बना दिया है। उनकी जनता सफर कर रही है, उनकी जनता, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका पावर सब कुछ खत्म कर दिए। वर्ष के वर्ष लग जाएंगे उनको ये वापस बनाते हुए, लेकिन एक मोहरा बन गए हैं हथियार कंपनी बेचने वालों के लिए। ठीक है, तो कैसे यूक्रेन क्या इस तरह का जो मोहरा बना है 2022 में, क्या वो मोहरा 2023 में भी रहेगा और ये युद्ध चलता रहेगा? इस पर भी चर्चा करेंगे। एक बड़ी बात ये बता दें कि हमारे जो सहयोगी हैं, हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, वो युद्ध क्षेत्र में जाकर एक एक बात आप तक पहुंचा रहे हैं बारीकी से। TV9 की टीम बेलारूस के बॉर्डर पर भी पहुंची।
बेलारूस पहुंचने वाली किसी चैनल की हमारी पहली टीम थी और बेलारूस रशिया का साथ दे रहा है, वो लगातार युद्ध की ड्रिल करता रहता है रशिया के साथ। प्रतिमा मिश्रा की आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं बेलारूस से। इस वक्त हम मौजूद है पोलैंड और बेलारूस के बॉर्डर पर। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है ये इलाका, क्योंकि पोलैंड में हाल ही में तनातनी बढ़ गई है, टेंशन बढ़ गई है। जैसे ही बेलारूस से जो बॉर्डर इलाका है यहाँ का ब्रेस्ट, वहाँ पर मिलिट्री टैंक्स का मूवमेंट देखा गया, वहाँ पर उनकी तैनाती देखी गई। उसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिरकार बेलारूस का इरादा क्या है। और ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मिन्स्क पहुँच रहे हैं मुलाकात करने एलेक्जेंडर लुकाशेंको से, जो कि बेलारूस के राष्ट्रपति है। सामने जो आपको इलाका नजर आ रहा है, जो टोल बूथ नजर आ रहा है, वो दरअसल टेरेस्पोल, ये पोलैंड के इस तरफ का एक इलाका है जिसका ये आप बूथ देख रहे हैं। और उस पर जाने के लिए आपको तमाम डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो बेलारूस में चाहिए होता है, जैसे कि वीज़ा और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। उस पर आप देख सकते हैं कि वहाँ भी तमाम डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद लोगों को जाने दिया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिली है यहाँ जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस जिनसे हमारा सामना हुआ है, उनके मुताबिक यहाँ से ब्रेस्ट बॉर्डर ज़्यादा दूरी पर नहीं है, महज 5 से 6 किलोमीटर ही दूर वो इलाका है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है कि क्या वहां पर किसी भी तरीके की मिलिट्री तैनाती, टैंकों का मूवमेंट देखा गया है, जैसा कि लगातार दावा किया जा रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए। ऐसी किसी बात से जो पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने इनकार किया। लेकिन इस इलाके को आप देख सकते हैं, लंबी कतार आपको हाईवे पे उन गाड़ियों की दिखेगी जिन्हें बेलारूस की तरफ जाना, और ये वो तमाम लोग हैं जिनको ज़रूरी कागजात लेकर ही उस तरफ जाने की इजाज़त है। और देखिए बेलारूस बॉर्डर पर क्या हालात है, प्रतिभा हमारी सहयोगी आपको बता रही थी। और इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर है, रूस के साथ मिलकर जिनपिंग का नया गेम प्लान सामने आ रहा है। 2023 के लिए अपने दुश्मनों से मिलकर निपटने की तैयारी में है अब रूस और चीन, यानी कि ये दोनों मिलकर अब कुछ बड़ा कर सकते हैं। पुतिन जिनपिंग के बीच सैन्य साझेदारी बढ़ाने पर बड़ी सहमति है। पुतिन ने जिनपिंग को मॉस्को आने का न्योता भी दिया है। दोनों नेताओं ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है। तो ये मुलाकात, और बसंत के मौसम में ये जो मुलाकात है ये हो सकती है। तो आखिर क्या होगा इसके बाद, इस पर पूरी दुनिया की नजर, क्योंकि जिनपिंग लगातार इस फॉर्म में खड़े हुए हैं पुतिन के साथ। आइए डिटेल में आपको दिखाते हैं कि पुतिन ने जिनपिंग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग के दौरान क्या कुछ कहा है। ये जानना बहुत पॉइंटर्स देखिए। नए साल पर दुश्मनों के खिलाफ एकजुट हो गए हैं पुतिन और जिनपिंग। ये दो ताकतें एकजुट होने का मतलब क्या है? पुतिन का जिनपिंग को 2023 में मॉस्को आने का न्योता दिया गया है। पुतिन ने जिनपिंग को प्रिय मित्र कहकर न्योता दिया है। पुतिन ने कहा आपका दौरा हमारी दोस्ती दिखाने का यह बड़ा मौका होगा। पुतिन ने दोनों देशों के बीच मजबूत सैन्य गठजोड़ की बात भी कही है। यह कहा गया मजबूत सैन्य गठजोड़, इस पर आप थोड़ा फोकस करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुतिन जिनपिंग की यह बात हुई है। पुतिन ने रूस चीन ट्रेड 200 बिलियन डॉलर तक ले जाने की बात कही है, यानी कि यहां पर व्यापार को लेकर ही बात हुई है। मंतोष शर्मा जो कि यूएस कैलिफोर्निया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंतोष जी, जब दो ये ताकतवर मुल्क मिलेंगे तो क्या आपको हो सकता है, क्योंकि सैन्य ताकत की बात हो रही है, यहां पर सैन्य ताकत बढ़ाने की बात हो रही है, तो ये रिक्वेस्ट पुतिन की तरफ से है, चाइना की तरफ से नहीं है कि आपके सैन्य शक्ति को बढ़ाने में चाइना आपको सीधा सहयोग देगा। क्यों देगा? थिंक अबाउट इट। इन जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन में नॉट पर्सनल, कंट्री का इंटरेस्ट सुप्रीम होता है और उसके बेसिस पे अलायंस होता है। चाइना को क्यों मजबूत, पुतिन इतना बड़ा बॉर्डर वो शेयर करता है, मजबूत रशिया चाहिए, तो चाइना के लिए तो बहुत बढ़िया है पुतिन का जो करंट सिचुएशन क्राइसिस। लेकिन बिल्कुल पुतिन भी ये समझते हैं कि चाइना कभी भी सीधे किसी भी वॉर में सीधे तौर पे वो घुस नहीं सकता। अब तक के जो भी एग्जाम्पल चीन के रहे हैं वो यही बताते हैं। दीपक वोरा सर, आपके पास में आना चाहूंगा। एक हिंदी फिल्म का गाना है, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम वॉर में जीते वॉर में मरते जाएंगे। तो क्या अब यूक्रेन और रूस की नियति यही है, उसी में जिएंगे उसी में मरेंगे 2023-24 जैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि कोई हथियार डालेगा नहीं और युद्ध खत्म होगा नहीं। हमारी ट्रेनिंग होती है डिप्लोमेसी में पर्दे के पीछे झांकने की। मैं आपको याद दिलाता हूं कि फरवरी पिछले साल जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया था पुतिन साहब ने, उन्होंने कहा था एक नियो नाजी सरकार है कीव में। सर, ये शब्द नाजी रूसी लोगों के दिल को अभी भी चोट पहुंचाता है। 3 करोड़
सोवियत संघ के नागरिक शहीद हो गए थे एडोल्फ हिटलर से लड़ते हुए। उसके कहने का मतलब था कि ये जो वोलो साहब हैं, जेलोमेलो जो भी इनका नाम है, ये एक नियो नाजी हैं, इनके चमचे नियो नाजी हैं। जब तक ये रहेंगे शांति नहीं होगी। पढ़िए उनका रियल मीनिंग क्या था, वो यही था। इसीलिए ये जंग जल्दी खत्म नहीं होगा, एक ही तरीके से खत्म होगा कि ज़ेलेंस्की साहब जाके मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट न्यूयॉर्क में खोल दें, शायद फिर ये जंग खत्म होगा, तब तक नहीं रुकेगा ये। बिल्कुल सचदेवा सर, आप भी यही मानते हैं? ऐसा लगता है आपको, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? ये जंग नहीं रुकेगी, ये जंग चलती रहेगी। बट यस, 2023 के अंत तक रशिया एक क्रिटिकल सिचुएशन में पहुंच जाएगा। रशिया का सारा लीवरेज खत्म होने जा रहा है अगले 6-9 महीने में। अभी भी जो गैस एनर्जी वगैरह बेच रहा है वो यूरोप को, इकोनॉमी चल रही है, दुनिया में सैंक्शंस। इस साल के अंदर रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस बहुत बढ़ जाएंगी। रशिया को एक रिटेलिएशन आप मानते हैं? अगर सैंक्शन बढ़ेंगे तो फिर रशिया गुस्से में आएगा, अग्रेशन में फिर और ज्यादा वार किए जाएंगे? अनफॉर्चुनेटली दो चीजें मैं कहूंगा। लॉन्ग टर्म में रशिया की डिक्लाइन दिख रही है क्लियर कट, बट एक चीज और है, रशिया की जो डिक्लाइन होगी उसके बाद रशिया 15-20 साल बाद दोबारा आकर के, ठीक है सर, ठीक है रविंदर सर, वर्ल्ड वॉर 2। बिल्कुल सर। और राजन कोचर सर, देखिए जो रूस के ही सैन्य कमांडर, उनकी तरफ से टीवी टॉक शो में बोला गया है कि परमाणु हमले के लिए भी हम तैयार हैं। तो क्या ये जंग अब परमाणु धमाके के बाद ही रुकेगी, ये लग रहा है आपको? देखिए, ये एक डेटरेंस होता है हमेशा, ये स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, बट एक्चुअली ये इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ। ये दूसरे को एक्चुअली दिखाना है, अपनी एक पावर प्रोजेक्शन दिखानी है दूसरे देश को, और इसीलिए न्यूक्लियर की बात की जाती है। तो अभी जो आने वाला साल है उसमें ये न्यूक्लियर डेटरेंस रहेगा। लेकिन सर, सबसे बड़ी बात ये है कि एक न्यूक्लियर स्टेट एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट को ये थ्रेट दे रहा है। देखिए, ये न्यूक्लियर स्टेट और नॉन न्यूक्लियर स्टेट को नहीं, ये इनडायरेक्टली यूनाइटेड स्टेट्स को थ्रेट दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये अमेरिका को सीधे कहीं ना अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी है कि आप मैसेजिंग पहुंचाई जा रही है। अब देखिए, एक और बड़ी खबर है, लगातार बढ़ रही है चीन के दुश्मनों की फहरिस्त। नए और मजबूत सहयोगियों की तलाश में इस वक्त चीन जुटा हुआ है। मजबूर पुतिन दिख रहे हैं जिनपिंग का हाथ थामने के लिए तैयार। नए और मजबूत सहयोगियों की तलाश में लगातार चीन जुटा हुआ है। तो चीन ने अगर हाथ थामा है इस दौर में रूस का, तो अब चीन को भी चाहिए कि वो और भी अपने दोस्त बढ़ाए। लगातार चीन के दुश्मनों की जब फहरिस्त बढ़ रही है, हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। तिवारी सर, क्या लग रहा है, एक तरफ पुतिन लगातार रूस के करीब और रूस लगातार पुतिन के करीब, ये करीबी क्या गुल खिलाएगी 2023 में? ये करीबी चीन को और रूस को करीब लाने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज अमेरिका ने हमेशा चीन को तंग किया। चीन के पास भी कोई चॉइस नजर नहीं आ रही है। अगर चीन को अगर ऊपर उठना है, चीन को सुपर पावर बनना है, तो उसको रशिया को सपोर्ट में रखना पड़ेगा। और रशिया की भी अभी कमजोर मजबूरी हो गई है कि उसको चीन के साथ मिला कर रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बाइपोलर। सर, लेकिन ड्रैगन के धंधे का क्या होगा? मार्केट तो रूस है नहीं चीन का, दुनिया भर के दूसरे देश जो अमेरिका के साथ हैं वो मार्केट है। बात सही कर अनुज, अगर ये चीन को रियलाइज कर देते तो ये अपने आप ही विकासवादी जो नीति है उसको अपने आप ही कमजोर कर सकता था, वापस ले सकता था। इतने फैलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये विनाशकाली भारद्वाज सर, हंसी आ रही है कि आपके हालात गृह युद्ध जैसे हैं चीन में, और आप ख्वाब जो पाले हैं वो सुपर पावर देश होने का पाले हैं। कंपटीशन अमेरिका ही है। भारद्वाज सर। जी, देखिए, मैं 2-3 बात साफ, मुझे जो नज़र आ रहा है कि क्या दुनिया किधर जा रही है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जा रही है, आर्म्स रेस बढ़ रही है। जो मार्केट क्रिएट किया जा रहा है वो मार्केट क्रिएट हो रहा है। रूस और चीन, रूस मिलिट्री पावर है, चीन आर्थिक शक्ति है, दोनों मिल जाते हैं अमेरिका को बैलेंस कर। मैं एक बात जो कहना चाह रहा हूँ, सफरिंग अगर किसी का बढ़ रहा है तो जो ग्लोबल साउथ है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, उनमें एनर्जी क्राइसिस बढ़ रहा है, फूड क्राइसिस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो और इसमें डॉलर मजबूत हो रहा है, अमेरिका मजबूत हो रहा है, और जो लिबरल प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी कंसोलिडेशन की तरफ